नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब माइक्रो लोन ऑफिसर हायर करता है वहां पे मैक्सिमम टाइम कंपनी 1 से 2 साल का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगता है। लेकिन जब कंपनी कलेक्शन ऑफिसर हायर करता है वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट को भी हायर कर लेता है। कंपनी माइक्रो लोन ऑफिसर में क्यों फ्रेशर कैंडिडेट को नहीं हायर करता है और कंपनी कलेक्शन में क्यों फ्रेशर कैंडिडेट को हायर करता है? एज ए कलेक्शन ऑफिसर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? कलेक्शन ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, कितना इंसेंटिव मिलेगा, कितना इनकम होगा? कलेक्शन ऑफिसर में अगर कोई भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके ऊपर किस तरह की टारगेट, किस तरह की प्रेशर रहेगा? कलेक्शन ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका फ्यूचर में ग्रोथ कैसा रहेगा? कलेक्शन को हैंडल करने के लिए, कलेक्शन को मैनेज करने के लिए, अपने काम को अच्छे से बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहिए? सारे चीज इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रो लोन ऑफिसर मैं किसको बता रहा हूँ या माइक्रो लोन ऑफिसर किसको कहते हैं। देखिए, माइक्रो लोन ऑफिसर बोलते हैं जो गांव गांव पे जाके समूह बना के लोन बांटता है और लोन, उस लोन का जो है ईएमआई को भी कलेक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो लोन ऑफिसर। लेकिन कलेक्शन ऑफिसर क्या किसको कहते हैं? आज के दिन हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी अलग से कलेक्शन ऑफिसर हायर कर रहा है। क्यों हायर कर रहा है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजनेस हो जाता है तो वहाँ पे कुछ फ्रॉड कस्टमर भी मिलता है या कुछ कस्टमर ऐसा मिलता है इंटेंशनली डिफॉल्टर, जो कस्टमर जो है सही टाइम पे अपना ईएमआई नहीं भरता है। और एज ए माइक्रो लोन ऑफिसर हर दिन उनका कलेक्शन रहता है, मतलब 50-60, किसी का 100 का कलेक्शन भी रहता है। तो एज ए रेगुलर माइक्रो लोन ऑफिसर होने के कारण जो कस्टमर सही से ईएमआई नहीं भर पाता है, लगातार 2-3 महीने अगर नहीं भर पाता है, तो कस्टमर ओडी कलेक्शन में चला जाता है। ओडी कलेक्शन, ओडी कस्टमर का कलेक्शन एक माइक्रो लोन ऑफिसर के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ओडी कस्टमर जो है सही टाइम पे पैसा नहीं देता है, मैक्सिमम टाइम कस्टमर घर में अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि जो माइक्रो लोन ऑफिसर है उनका रेगुलर भी बहुत सारा कलेक्शन होता है। तो इसीलिए कंपनी जो है इस ओडी कलेक्शन को करवाने के लिए एक कलेक्शन ऑफिसर हायर करता है। एक नहीं, जितना मतलब ब्रांच में जितना पोर्टफोलियो होता है, उस मतलब ओडी पोर्टफोलियो होता है, उसी के हिसाब से कंपनी कलेक्शन ऑफिसर हायर करता है। और आज के दिन सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी हायर कर रहा है ये कलेक्शन ऑफिसर। पहले बता लेते हैं कि फ्रेशर को क्यों माइक्रो लोन ऑफिसर में हायर नहीं किया जाता है। देखिए, एज ए फ्रेशर तो आज के दिन बहुत सारा कंपनी माइक्रो लोन ऑफिसर के लिए भी फ्रेशर हायर कर रहा है, लेकिन बहुत सारा कंपनी मेंशन कर दे रहा है कि एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप एज ए फ्रेशर, अगर कोई भी कंपनी माइक्रो लोन ऑफिसर में फ्रेशर को हायर करेगा तो क्या होता है, मार्केट में फ्रेशर कैंडिडेट जब जाएगा, काम सिखाने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो बड़े कंपनी होते हैं उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो होता है। तो एज ए फ्रेशर अगर कोई भी कैंडिडेट को ज्वाइन करवाने के बाद ज़्यादा पोर्टफोलियो दे दिया तो जो है कैंडिडेट उस मतलब पोर्टफोलियो को हैंडल नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट है, लोन ऑफिसर का या माइक्रो लोन ऑफिसर का बेसिकली काम सिर्फ फील्ड में कलेक्शन करना नहीं है, लोन को बांटना है। तो एक्सपीरियंस बंदे के पास जितना लोन बांटने का नॉलेज होगा, एरिया का नॉलेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, एक फ्रेशर कैंडिडेट के पास उतना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए कंपनी जो है लोन ऑफिसर में मैक्सिमम टाइम मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करना चाहता है एंड जो है कलेक्शन में फ्रेशर को रिकमेंड कर देता है कंपनी। तो अभी आते हैं कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आज के दिन कोई भी कंपनी में अगर कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 पास। लेकिन कुछ कुछ कंपनी ग्रेजुएट ही मांग रहा है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा।
तो मैं बताना चाहूँगा बेसिकली कि 12 पास अगर आप हो तो आप जो है कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही फाइनेंस में अपना करियर शुरू करें, क्योंकि आज के दिन अगर आपको जॉब मिल रहा है, जॉब कर रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन फ्यूचर में तो जब आपका एज बढ़ेगा, प्रमोशन भी चाहिए, तो प्रमोशन में जो है ग्रेजुएट को ज़्यादा रिकमेंडेशन देता है एचएस कैंडिडेट से, मतलब थोड़ा 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज़्यादा ही मिलता है। तो प्लीज़ जब अपना फाइनेंस करियर शुरू करिए कीजिएगा तो अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एज ए फ्रेशर अगर आप कोई भी कंपनी कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करना चाहे तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 पास, और कुछ कंपनी ग्रेजुएट। कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करने के लिए? कलेक्शन ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपके इलाका में जितना भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ब्रांचेस है, उस सब ब्रांच में जाके आप अपना बायोडाटा सबमिट कर सकते हो। और आज के दिन फेसबुक में बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस की वैकेंसी पोस्ट होता है, उसके माध्यम से आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो। तीसरा पॉइंट, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी फाइनेंस में काम करता है तो उनका जो है रेफरेंस लेके आप जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हो। सैलरी क्या होता है माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन ऑफिसर की? 12 से 15,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा। कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपका 3 से 4,000 फ्यूल का पैसा मिलता है, और उसके साथ अलग से इंसेंटिव। आज के दिन अगर आप एक अच्छे कंपनी में ज्वाइन करते हो कलेक्शन ऑफिसर में, तो आप आराम से 30-32 हज़ार कमा सकते हो। लेकिन सभी कंपनी में उतना ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होता है। हर कंपनी में अलग अलग इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है। कुछ कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कंपनी में मीडियम होता है, कुछ कंपनी में कम होता है, और कुछ कंपनी में तो इंसेंटिव होता ही नहीं है। तो कौन सा कंपनी में इंसेंटिव ज़्यादा है, अलग अलग कंपनी का मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो आप जाके ये सब वीडियो देख सकते हो कि कलेक्शन मतलब ऑफिसर को कितना कितना इंसेंटिव देता है। उसके लिए अलग से मेरे चैनल पे वीडियो। लेकिन एज ए फ्रेशर अगर कोई भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो लगभग आप 25-30 हज़ार कलेक्शन ऑफिसर में कमा सकते हो, कम से कम तो 18-20 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो। अभी आता है टारगेट कैसा रहता है। देखिए, कलेक्शन ऑफिसर मतलब जो कलेक्शन करते हैं वो होता है एनपीए कलेक्शन या ओडीए कलेक्शन। एनपीए कलेक्शन किसको बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो कस्टमर लगातार लोन लेने के बाद, मतलब बहुत कुछ दिन चलाने के बाद या कुछ महीने लोन चलाने के बाद लगातार अगर 90 डेज कोई भी कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो उस कस्टमर को बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कस्टमर बेसिकली दो तरह की होते हैं, तीन तरह की होते हैं। मैं दो तरह की बताना चाहूंगा, इजी होगा प्रोसेस को समझने के लिए। एक होता है इंटेंशनल डिफॉल्टर। इंटेंशनल डिफॉल्टर किसको कहते हैं? जिसका जो कस्टमर के पास पैसा है ईएमआई देने के लिए, लेकिन वो कस्टमर जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं इंटेंशनल डिफॉल्टर कस्टमर। लेकिन बहुत सारे कस्टमर आपका ऐसे मिलेगा जिसका जो है देने का इच्छा तो है, लेकिन जो है उसका घर का स्थिति खराब हो गया है, या जो उनका इनकम सोर्स था वो इनकम सोर्स बंद हो गया है, या उनका जो घर में कमाने वाला था वो बीमार हो चुका है, या उनका मतलब घर में कोई बड़ा मतलब बहुत कुछ दुर्घटना घट चुका है, तो ऐसे होता है। तो जो इंटेंशनल डिफॉल्टर कस्टमर होता है वो कस्टमर से भी पैसा लाना है आपको। और जो कस्टमर इंटेंशनली सही है लेकिन उनका घर का स्थिति नहीं मतलब सही नहीं है, वो कस्टमर से भी पैसा लाना है। और मार्केट में और एक तरह की कस्टमर मिल जाएगा, जो कस्टमर आपसे लोन लेने के बाद जो है बाहर चला जाता है। क्यों बाहर चला जाता है? क्योंकि वहाँ जो जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उनका जो इनकम सोर्स है, वो इनकम सोर्स अभी नहीं रहा। इनकम सोर्स ना होने के कारण उनको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। तो 3 तरह के कस्टमर आपको मिलेगा। तो जो पहले वाला कस्टमर आपको मिलेगा जो इंटेंशनली ठीक है, इनकम सोर्स उनका नहीं है, वो कस्टमर के पास अगर आप जाएँगे, तो शायद आपको तुरंत पैसा नहीं मिल सकता है। लेकिन लगातार अगर उनको फॉलो अप करते रहेंगे तो उनसे भी आपका पैसा आना चालू हो जाएगा। दूसरे जो पॉइंट कस्टमर है वो बाहर ऑलरेडी चला गया है, तो उनको जाने के बाद आपको घर में नहीं मिलेगा, तो उनसे आपका पैसा नहीं आएगा। आएगा तो 1 साल 2 साल बाद अगर वो आता है रिटर्न पैसा लेके, तो फिर बाद में आके वो लोन क्लोज कर सकते हैं। और तीसरा कस्टमर जो वो तो होता है इंटेंशनल डिफॉल्टर। इंटेंशनल डिफॉल्टर कस्टमर से ही आपको ज़्यादा पैसा लाना है। कैसे? इंटेंशनल डिफॉल्टर कस्टमर से अगर आपको पैसा लाना है तो आपको जो है कस्टमर के घर लगातार विजिट करना पड़ेगा, या आपको पैसा देना पड़ेगा। जब आप कस्टमर के पास जाएँगे, वो आपको एक डेट देगा, फिर आप दूसरा डेट पे जाएँगे, वो बोलेंगे कि घर में नहीं है, फिर आप तीसरा डेट देगा। तो लगातार अगर आप कस्टमर के घर फ़ॉलो अप करते रहेंगे, कस्टमर को जब दिल से बुरा लगना चालू हो जाएगा,
या कस्टमर को लगेगा कि नहीं अभी तो मेरे को पैसा देना है, तो कस्टमर खुद ऑटोमेटिकली पैसा देना चालू कर देगा। बेसिकली कलेक्शन ऑफिसर में टारगेट क्या रहता है? कलेक्शन जो एनपीए कलेक्शन करता है 25 से 40% टारगेट रहता है आपका कलेक्शन का। मैं एग्जांपल के बताना चाहूँगा, अगर आपके पास मतलब 200 या 300 पोर्टफोलियो है तो 20 से 30% या 40% आपका कलेक्शन टारगेट रहेगा। अगर 300 आपके पास पोर्टफोलियो है तो 50 से 60 कस्टमर का कलेक्शन आपको लाना पड़ेगा। तो ये कलेक्शन का जो टारगेट होता है ये एरिया के हिसाब से होता है, कुछ कुछ एरिया में उससे भी कम, कुछ एरिया में उससे भी ज्यादा। ये जो कंपनी कलेक्शन का टारगेट देता है एनपीए का, वो एरिया के कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके देता है। कुछ एरिया में ऐसा होता है कि कस्टमर अच्छा है, लोन ऑफिसर उनको हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन ओडी कलेक्शन ऑफिसर उनको आराम से हैंडल कर पा रहा है, तो वहां पे टारगेट ज्यादा होगा। लेकिन कुछ एरिया मतलब ऐसे ही खराब है, वहां पे कलेक्शन होता ही नहीं है, तो वहां पे आपका 20-25% कलेक्शन का टारगेट रखता है। कंपनी ऐसे कलेक्शन का टारगेट सेटअप करता है ताकि आपका कुछ इंसेंटिव बन जाए, क्योंकि अगर बंदे को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इनकम अगर ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, वो जॉब ज्यादा दिन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज के दिन कंपनी बेसिक सैलरी ऐसे सेट करता है उससे आपका सिर्फ रहना और खाना का गुजारा होगा। लेकिन फाइनेंस में अगर आप काम कर रहे हो और इंसेंटिव नहीं कमा पा रहे हो तो फिर आपको फाइनेंस में काम करना ही आपके लिए बेकार है। तो बेसिकली ये जो आपका फाइनेंस में कलेक्शन का टारगेट आता है ये 20 या 25% से लेके अप टू 40% तक टारगेट आता है। और ये टारगेट ऐसा आता है कि कंपनी आपको जो टारगेट देता है ताकि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, इसी के हिसाब से कंपनी आपको टारगेट सेटअप करता है। कंपनी कस्टमर को प्रेशराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको जो है लगातार कस्टमर के घर विजिट करना पड़ेगा। कस्टमर को समझाना है कि सही में कस्टमर को पैसा भरना है, आपको कस्टमर को बोलना होगा। अगर आप सही टाइम पे पैसा नहीं देते हो तो आपका फ्यूचर में सिविल खराब हो सकता है, आपके नाम पे कंपनी लीगल स्टेप ले सकता है। कंपनी अगर आपके नाम पे कोई लीगल इश्यू हो जाए तो आपको बार बार कोर्ट में दौड़ाना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो आप काम करो कि आप कंपनी के बात सुन के सेटलमेंट कर लो। जो ओडी कलेक्शन या एनपीए कलेक्शन होता है उसमें कंपनी जो है कस्टमर के लिए सेटलमेंट ऑफर रखता है, 40% 50% ऑफ रख के। और वो सेटलमेंट जो है बेसिकली लोन ऑफिसर को फील्ड में जाकर सेटलमेंट करवाना पड़ता है। और सेटलमेंट करने के लिए कंपनी आपको 10%, 7%, 8%, अप टू 20% तक इंसेंटिव देता है। तो मैंने ऐसे भी ओडी कलेक्शन ऑफिसर देखा है, तो महीने में 50-60 हज़ार रुपये जनरेट करता है। और मैंने ऐसे भी ओडी कलेक्शन ऑफिसर देखा है जो महीने में 20 हज़ार जनरेट करता है। तो ये जो आपका इनकम, ये जो आपका रेवेन्यू, ये आपके एक्सपीरियंस, ये आपके काम के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आराम से आज के दिन 20-25 हज़ार आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एज ए ओडी कलेक्शन ऑफिसर आप आराम से कमा सकते हो। ग्रोथ कैसा रहेगा, एज ए ओडी कलेक्शन ऑफिसर अगर 2-3 साल का आपका एक्सपीरियंस बन जाता है तो फ्यूचर में आप जाके कलेक्शन टीम लीडर बन सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद एरिया कलेक्शन मैनेजर, क्लस्टर कलेक्शन मैनेजर, जोनल जोनल कलेक्शन मैनेजर, ऐसे ही बनते जाएंगे। देखिए एक्सपीरियंस कहीं बेकार नहीं जाता, मैंने इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ और आज भी मैं बताना चाहूँगा। और इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि कम से कम 1 साल काम कर लीजिए कोई भी फाइनेंस कंपनी में, सेल्स में हो या कलेक्शन में। कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक का एक वैकेंसी मतलब एचडीएफसी बैंक ने छोड़ा है प्रोबेशनरी ऑफिसर में, वहां पे मेंशन कर दिया कि कम से कम 1 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि एक्सपीरियंस अगर आपको सच में लेना है तो कोई भी कंपनी में कम से कम 1 साल काम करो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बन जाए, उस एक्सपीरियंस को दूसरे जगह पे आप शो कर सको। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।